Hello, dear students. So, myself Dharmendra Vishwakarma, and I'm going to introduce you with CBSE board sample question paper for 2025 board examinations. So, please listen carefully. So, students, most of you might be preparing for JEE or NEET exams, and most of the students are from schools. So, जो बच्चे स्कूल में हैं उन लोगों को इतना बोर्ड प्रिपरेशन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स जनरली सारी बातें बच्चों को बता देते हैं। लेकिन फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूव होने वाला है। रीज़न इज़ वेरी क्लियर कि विथ पास्ट ईयर एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, है ना। तो टाइमली सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस किया हुआ है। एट प्रेजेंट जो 2025 में एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है उसमें कैसा पेपर आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन से टॉपिक्स, इनफैक्ट कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यू कैन चेक आपके सामने 2024-25 सेशन का जो पेपर है आपके सामने, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ऑब्वियसली दिस पेपर इज डाउनलोडेड फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इस पेपर में मैं आपको पूरी ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है और इसमें बेस्ट स्कोर करने के लिए हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो यू कैन चेक, आपके सामने है सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर। फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड सीबीएसई में 042 होता है और हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो होता है मैक्सिमम मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स, 70 मार्क्स के लिए पेपर सामने आता है हमारे। ओके, आप जानते हैं कि इसमें 30 मार्क्स कौन से जुड़ने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल्स। स्कूल में जो प्रैक्टिकल कंडक्ट होते हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड टू दिस यूट्यूब चैनल सो टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। अभी हम बात कर रहे हैं, ये थ्योरी पेपर होने वाला है हमारा, जिसको हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। 70 मार्क्स का होता है और इसके लिए जो टाइम अलाउड होता है हमारे लिए 3 आवर्स का पेपर होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस है। आई थिंक जो हमें इस बात को बताने वाला है कि इस पूरे पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस का डिवीज़न हुआ है और जनरल बातें जो पेपर जो बच्चों को ध्यान में रखना होता है एग्ज़ाम देने के टाइम। ओके, सो हम जल्दी से इन पॉइंट से गो थ्रू कर लेते हैं। तो मेरी फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर 33 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इट मीन्स कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होने वाला है कि 33 में से आपको 30 अटेम्प्ट करना है, ऐसा कुछ। कंपल्सरी वर्ड का मतलब यहाँ ये हुआ कि सारे ही क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट 70 मार्क्स। ओके, सो दिस इज आवर टारगेट। तो मेरा मेन इंटेंशन ये रहा है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे होते हैं, जो जेई का, नीट का या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। बिकॉज उन लोगों को थ्रू आउट देयर एकेडमिक जर्नी, मीन्स 11-12 में जो बच्चे कोचिंग किए होते हैं या कोई बच्चे 12th में जाकर कोचिंग करते हैं, तो उनको बोर्ड एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है, कैसे डिटेल्स में लिखना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो सीखने में चूक जाते हैं। तो इन्हीं वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ। ओके, सो सिंस आई एम टीचिंग फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, सो मुझे ये मैंने गेन किया है एक्सपीरियंस कि सीबीएसई बोर्ड में बच्चे कैसे किन स्टेप्स को फॉलो करके मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपने ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो मेरे साथ ही इस वीडियो को बीच में आप पॉज कर सारे इंस्ट्रक्शन अपने से खुद से ज़रूर पढ़िएगा। बाकी यही सेम क्वेश्चन पेपर मैं वीडियो के एंड हो जाने पर आपको एक लिंक शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मेरा व्हाट्सएप चैनल आपके लिए अवेलेबल होगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर आप लोग उस लिंक से ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जाइएगा। वहाँ पर यही सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओके, सो डोंट मिस माई व्हाट्सएप चैनल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 5 सेक्शन होने वाले हैं।
5 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई, ये उनका नेमिंग हो गया है। एंड वंस अगेन ऑल सेक्शंस आर कंपल्सरी। ओके, नेक्स्ट अब सेक्शन ए के बारे में क्या है, तो सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे एंड 4 क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग बेस्ड होने वाला है, जो 1 मार्क का एक ईच क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन और 1 मार्क ईच, मतलब सेक्शन ए में हर क्वेश्चन 1 मार्क का ही हुआ है, तो 16 क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन ए में कितने मार्क्स हो जाने वाले हैं, टोटल 16 मार्क्स होने वाले हैं। मैं साइड में मार्क्स लिख देने वाला हूँ। सेक्शन बी में, सेक्शन ए समझ में आएगा आप लोगों को, 12 एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, कोई इसमें से कोई एक सही होगा। तो इन क्वेश्चंस में तो वही हम लोग जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन बच्चों के लिए सबसे क्रीम क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इन्हीं की तो प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। तो आपके लिए सेक्शन ए बहुत ही स्कोरिंग प्रूव होने वाला है यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो। ओके, और असर्शन रीजनिंग बेस्ड जो नीट में बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा असर्शन और रीजन को हम कैसे डील करते हैं ना, कैसे इनको हम बिना मिस्टेक के अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो बताओ, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो 5 टू 10 मार्क्स। सेक्शन बी में 10 मार्क्स होने वाले हैं। अब ये वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, डेफिनेशन बेस्ड हो जाएंगे, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल हो सकता है वगैरह वगैरह, है ना। 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस 3 मार्क ईच, तो 7 इंटू 3, 7 3s आर 21 मार्क्स सेक्शन सी आपको देने वाला है। इसमें भी वही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, डेरिवेशन भी छोटे डेरिवेशन हो सकते हैं, ठीक है, और डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। सेक्शन सी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन डी जो है, वे सेक्शन डी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मतलब जैसे कि कोई इंसिडेंट दिया होगा या कोई इवेंट दिया होगा या कोई ऐसी एक्टिविटी उन्होंने दी है कि देखो ये मतलब एक कहानी सामने आने वाली है, उस कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुआ है वो आपको बताना है, और उसी पैराग्राफ में क्वेश्चंस के आंसर छुपे होंगे तो वो आपको ढूंढ के बताना। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन होता है। ये आपके डिफरेंट स्किल्स को टेस्ट करने के लिए बनाया गया कि मान लो आपके सामने एक सिचुएशन प्रेजेंट कर दी हो, तो सिचुएशन से आप कितना ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपका कंप्रिहेंशन लेवल चेक करने के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ये हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो चेक कीजिएगा। सेक्शन डी में देयर आर 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हर क्वेश्चन का 4 मार्क है, तो 2 इंटू 4 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, टोटल 8 मार्क्स। लास्ट में हमारे पास आता है सेक्शन ई जिसमें 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं और 5 मार्क्स का ईच। अब सिंपल सी बात है, यदि उन्होंने वर्ड दिया यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पर आपको लॉन्ग डेरिवेशंस, जनरली होता यह है कि सेक्शन ई में वो एक क्वेश्चन देने वाला है, एक क्वेश्चन को वो लोग कुछ पार्ट्स में तोड़ देते हैं कि 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स या 1 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स बना देंगे, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर जो लॉन्ग डेरिवेशंस हम पढ़ते हैं थ्योरी में, जो आपको मैं आगे वीडियोस में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में बनने के चांसेस होते हैं, सबसे स्कोरिंग मैं इसको भी मानता हूँ। यदि आपने थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड कर ली, जो भी, और वो टॉपिक्स भी ना लिस्टेड है, उससे अलग कुछ नहीं जाता है, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से कि इन्हीं क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स को यदि आपने माइंड में रखा तो 101% आप उन क्वेश्चंस को हिट कर जाओगे, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 3 क्वेश्चंस इन सेक्शन ई एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। तो सेक्शन ई कितने मार्क्स का हो गया आप चेक कर पाएंगे। दिस इज सेक्शन ई विच इज फॉर 3 5 15 मार्क्स। सो लेट्स सबमिट। तो टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए अपने पास, जोड़ लीजिए जल्दी से, 6 7 7 5 12 और 8 20, कैरी 2 2 1 4 6 एंड 7। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। टोटल 70 मार्क्स है। और वापस याद दिलाता हूँ, हमारे पास टाइम कितना होता है इन सबके लिए, 3 आवर्स का टाइम होता है बोर्ड एग्जाम का, जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले से। ओके, सो ये तो हो गया अपना कैलकुलेशन, हिसाब किताब। अब आगे बढ़िए। पॉइंट 5 में उसने बोला देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, मतलब कि इस तरह से कोई ओवरऑल चॉइस है नहीं, जो सेक्शन में जितने क्वेश्चन दिए वो है ही सही, लेकिन कुछ एक इंटरनल चॉइस उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। कैसी इंटरनल चॉइस है ध्यान रखिएगा कि
one question in section B, one question in section C, one question in each CBQ in section D, and all 3 questions in section E. You have to attempt only one of the choice in such questions. तो ध्यान से देखिएगा. However, internal choice is provided in one question in section B. तो section B में आपको एक क्वेश्चन में चॉइस दी होगी. सिमिलरली सेक्शन सी में भी दिया होगा वन क्वेश्चन इन केस बेस्ड क्वेश्चन जो सेक्शन डी होगा उसमें, और सेक्शन ई में ऑल 3 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे. उसमें चॉइस जरूर दी होगी. यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चंस. ओके, तो ये हम लोग पेपर में आगे समझने वाले हैं कि कहाँ पे कौन सी चॉइस गिवन है, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं. 6 पॉइंट बड़ा ऑब्वियस है कि भाई कैलकुलेटर तो अलाउ करना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेटर नहीं अलाउ करने के पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होने वाला है वो इतना स्ट्रगलफुल नहीं होने वाला है. वो सिंपल कैलकुलेशन होगा जिसको आप आसानी से अपना 12th तक का जो जितना भी मैथमेटिक्स हम डेवलप करते हैं, सिंस फिजिक्स सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स से बना हुआ है पूरा, तो इतना कैलकुलेटिव माइंड हमको रखना है कि हम कैलकुलेटर पर डिपेंड ना करें. एंड सेम उन्होंने मेंशन किया कि यू डोंट नीड टू यूज़ द कैलकुलेटर. Okay, next point 7 is you may use the following values of physical constants. अरे भाई ये तो फिर बढ़िया बात होती है कि जहाँ पर भी ये चीज़ें यूज़ होती है हम लोग आसानी से इनको यूज़ कर पाएंगे. तो देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में भूल गया और 9.1 था कि 8.1 था, तो कोई बात नहीं. यहाँ पे दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, फर्दर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज absolute permittivity of vacuum, and this is Avogadro number. तो जनरली बात ये होती है कि भाई हम 11-12 में फिजिक्स पढ़ते ये सारे कॉन्स्टेंट सीख जाते हैं, लेकिन एट द मोमेंट यदि मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ कि भाई नहीं याद आया या कुछ कन्फ्यूजन, तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए चीज़ें दी जाती है. और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यदि मान लो कभी यूज़ कर पाएँ तो इंटेलिजेंट लोग इसको क्या कर पाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए यूज़ कर सकते हैं, म्यू को डायमेंशनल फॉर्मूला के यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का. ओके, तो ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के एनालिसिस को, जो कि अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 सेशन का है. ओके, तो जैसे कि पहले हमने ऊपर अभी तक डिस्कस कर लिया है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस पैटर्न का होता है, कितने मार्क्स का होगा और कितने सेक्शन डिवाइडेड होने वाले हैं. ठीक है, तो टोटल टाइम 3 आवर्स का हो, टोटल मार्क्स 70 होगा. हमने देख लिया कि किसमें कितना, किस सेक्शन में कैसे क्वेश्चन है. अब हम क्वेश्चन का टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से बना हुआ है, ताकि एट लास्ट हम ये देख सकें कि किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है या किस यूनिट का ज़्यादा वेटेज है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए, क्वेश्चन 1. सेक्शन ए अभी हमने पहले ही देखा था कि देयर आर टोटल 16 क्वेश्चन एंड 1 मार्क ईच. तो 16 मार्क में देने वाला है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ध्यान रखिएगा. ऑब्जेक्टिव टाइप है, एसेशन रीजन जैसा कुछ बनने वाला है. ओके, सो क्वेश्चन 1 जो है ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो क्वेश्चन पढ़ के ही हमें समझ में आता है ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी स्पेसिफिक करें तो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट का है. ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. क्वेश्चन 2 की बात करें तो एक कंडक्टिंग वायर connects to charged conducting sphere of radius r1 r2 such that they attain equilibrium with respect to each other. So the distance of separation between two spheres is very large as compared to the radii. The ratio of magnitudes of electric fields at the surface of the radii r1 and r2. मतलब वही बात हो गई है कि दो स्फीयर रहे होंगे r1 r2 रेडियस के, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर से. तो मान लो कुछ भी चार्ज रहा होगा उनके ऊपर, चार्ज थे वो दोनों, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे. और इक्विलिब्रियम अचीव करने पर हम चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. तो क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और चैप्टर हो जाएगा स्पेसिफिक बने तो फील्ड एंड पोटेंशियल सेम. तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चंस बन गए हमारे सामने. थर्ड,
A long straight wire of circular cross section A carries a steady current I, and the current is uniformly distributed across cross section. The ratio of magnitudes of magnetic field at a distance above the surface of wire and below. तो ये क्वेश्चन हो गया अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चैप्टर का नाम जो होता है वो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, नेक्स्ट द डिफ्रैक्शन कैन बी इफेक्ट। ऑब्वियसली बात है, ये वे ऑप्टिक्स का दिख रहा है, जनरली इसको मैं नाम दूंगा सिर्फ ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में कौन सा पर्टिकुलर डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन बना है। हम जानते हैं ऑप्टिक्स में बहुत सारे फिनोमिना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या डिस्पर्जन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन के बारे में उसने जानकारी पूछी हम लोगों से। तो अभी हम सिर्फ टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पर हम बाद में आएंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कम से कम टाइम में, या कौन से टॉपिक को हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। क्वेश्चन 5 पता चलता है कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, अब ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर पढ़ के आपके दिमाग में आ सकता है ये तो इलेक्ट्रोसिटी का है, कैपेसिटर चैप्टर का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जो लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पे आता है? If you know, it is from electromagnetic waves. Electromagnetic waves. ओके, ये इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। यहाँ से देखिएगा, LCR सीरीज सर्किट जैसे ही आया सामने, हम समझ गए कि ये AC अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से है। If the capacitance is short circuited and voltage across inductance, obviously तो ये alternating current, alternating current AC जो हमारा चैप्टर है उससे ये क्वेश्चंस आए सामने। नेक्स्ट, अब वापस वही बात हो गई, करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब मैच द कॉलम जैसा कुछ है। तो यहाँ पर वेव से है और उनका प्रोडक्शन है। तो सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, लाइट वेव, माइक्रोवेव, ETC। तो ये क्वेश्चन जो हुआ है अपना, वापस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम सेपरेटली बताऊंगा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किस तरह से प्रिपेयर करना है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। वैसी बात है कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब एटॉमिक फिजिक्स से है। NCERT में आप चैप्टर का नाम ढूंढोगे तो आपको एटम्स करके मिलने वाला है। टोटली यदि स्पेसिफिक बताएं तो दिस इज फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, a point object is placed at the center of glass sphere of radius this and refractiveness this, distance of virtual image। obviously बात है, ये क्वेश्चन बन चुका है अपना। और रे ऑप्टिक्स, कलर्स ऑब्जर्व्ड ऑन ए CD। अब कॉम्पैक्ट डिस्क पे जो कलर आता है ये किसकी वजह से आता है? तो ध्यान रखिएगा, दिस इज ड्यू टू फिनोमेना। यहाँ पर लाइट का यूज होने वाला है, इट मे बी डिफ्रैक्शन। ओके, विल क्रॉस चेक इट, बट इट हैज टू बी, क्वेश्चन इज फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। देखिए, दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक बटरफ्लाई के विंग्स में जो कलर दिखते हैं वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है। यदि वाटर सरफेस पे या जमीन पर कहीं भी ऑयल स्पिल हो जाए तो उसमें ऑयल्स में भी हमें कलरफुल लेयर्स देखने को मिलती है, वो भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो ये पर्टिकुलर फिनोमेना जो हम लोग को डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करते होंगे, और उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज, जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, वो होना चाहिए। ओके, तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो कलर दिखते हैं वो कौन से फिनोमेना की वजह से होता है, इसको हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे एक बार। it should be diffraction। okay, so moving on to next question, question number 11, the number of electrons made available for conduction by dopant atoms। अब देखिए, थोड़ा बहुत पढ़ते से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई ये डोपिंग, कंडक्शन और कंडक्शन करंट वगैरह वगैरह। तो ये अपना सेमी कंडक्टर से आ रहा है। चैप्टर का नाम जो होता है वो, जो फिलहाल लास्ट चैप्टर जो बैठा है अपना NCERT में, सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12,
इफ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाय दिस इन परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो चेक करिए, आर इक्वल टू रोयल बाय जो फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्वेश्चन आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। नेक्स्ट अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे देखना होता है, कैसे करना होता है, ये हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं कौन सा चैप्टर से पर्टिकुलर क्वेश्चन उठ के आया है। लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बट पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला होता है। जिस चैप्टर का जितना वेटेज है वही रहने वाला है, चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सो हम ये देख लेंगे कि किस चैप्टर को हम ज़्यादा अच्छे से कर लें तो ज़्यादा मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। अब फैक्ट तो यह है कि आपको सभी चैप्टर करना ही होंगे, लेकिन इनके यदि टाइम कम है या प्रॉपर हम तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन करना है, बोर्ड्स भी देखना है, जेई भी देखना है, नीट अपना जो एग्ज़ाम है वो भी देखना है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक वे में हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और उसी के लिए वीडियो आप देख रहे हैं, आई होप, ठीक है। और मेरा इंटेंशन भी यही रहा है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए बात को कि हम कैसे स्ट्रेटजिकली प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टू स्कोर अप्रिशिएबल मार्क्स। तो क्वेश्चन 13 पे आइए, ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक तो हो गया है कौन सा, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये पर्टिकुलर किस चैप्टर में दिया है इसका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे कि यदि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो हम इसको मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म चैप्टर में डाल सकते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इन हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स इमिशन स्पेक्ट्रम ऑलवेज शो मेनी लाइंस। तो ये वही बात है कि भाई हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो ये एटम्स चैप्टर से ही बना है अपने एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर दिस। तो ऑब्वियसली बात है, चैप्टर आ गया अपना न्यूक्लियाई। एट लास्ट वी विल मेक ए टेबल इन विच वी will mention the number of questions from particular chapter. Okay, so next, de Broglie wavelength। अब de Broglie wavelength अपना एक ही चैप्टर में आता है, dual nature of radiation and matter, dual nature of radiation and matter। नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं हम लोग। अब ये सेक्शन भी ध्यान रखिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 10 मार्क्स हमको देने वाला है। तो अभी तक जो चल रहा था वो सेक्शन ए चल रहा था। अब देखिए जरा ध्यान से, सेक्शन ए में 1 मार्क के सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। मैं कहता हूँ कि पूरी कोशिश करना है यहाँ से कंप्लीट मार्क्स आपको ऑब्जर्व करना, स्कोर करना है। 16 मार्क्स कंप्लीट आपको स्कोर करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि भाई 16 मार्क्स आसानी से हम गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वही बात है कि 1 नंबर भी चाहिए, तो हमें टॉपिक लगभग सारे ही, अब सारे का मतलब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रैंडमली उठ के आ रहे हैं। ओके, आई विल लेट यू नो द पैटर्न कि पास्ट ईयर्स में भी किस चैप्टर से क्वेश्चन उठ के आया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो भी क्वेश्चंस है ये बहुत ही बेसिक नॉलेज से आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कोई डीप स्टडी आपको उन चैप्टर्स की नहीं चाहिएगी। ओके, तो विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियोस। सेक्शन बी पर आइए जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अब आप पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे प्लेटिनम सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिस इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो हमें पता चल जाता है कि जैसे ही वर्क फंक्शन के बाद आती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मैंने देखा तो ये चैप्टर चलेगा, टॉपिक चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये चैप्टर कौन सा होता है, दिस इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। बार बार मैं इसको यहाँ इतना सा लिख देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 18 में क्या बात हो रही है, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDSE। तो टॉपिक हो गया है YDSE और ये अपना चैप्टर जो हो चुका है दिस इज फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। ओके, और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। YDSE से आपने किया तो 101% इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो बनना ही है। देखिए आप, और में भी जो क्वेश्चन आए हैं। हाँ, अब जो वहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि देयर इज एन ऑप्शनल चॉइस गिवन इन वन क्वेश्चन, तो यहाँ
18 का या तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, या तो ये करना है, या फिर ये वाला क्वेश्चन करना है, और गिवन है बीच में, मतलब इन दोनों में से हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि भाई मान लो इन केस आपको पर्टिकुलर मोमेंट पे हिट नहीं होता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। YDSC में फिर रिकमेंड करूंगा कि YDSC को छोड़ना नहीं है। YDSC एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भाई, ये जल्दी से देखिए, आप पढ़ेंगे और खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई कौन से चैप्टर से होगा। इनकेस आपने थोड़ा बहुत भी याद रखा है कि हाँ कौन से चैप्टर से ये रह सकता है, तो P and Q are two charged particle, mass given है, moving with speed same as shown in the diagram, two particles are equidistant from y axis, मतलब ये डिस्टेंस यदि x है तो ये डिस्टेंस भी x है, और ठीक है, एट सम इंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी स्विच्ड ऑन सो दैट टू पार्टिकल अंडरगो हेड ऑन कोलिजन। तो मतलब हो सकता है कि ये ऐसा कुछ कोलाइड करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले चैप्टर का नाम बोल रहे तो ये हो जाएगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ओके, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन डू दैट क्वेश्चन। फॉर VI कैंडिडेट, मतलब आई थिंक दिस इज विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए होगा, जो कि आई थिंक पहले रजिस्ट्रेशन करके बताना होगा। दिस शुड बी VI, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, मतलब जिनको फोटो देखने में भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा है, तो उनके लिए होगा। ये नॉर्मल लोगों के लिए आपको वही क्वेश्चन ही करना है। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन में चॉइस थी और वो क्वेश्चन अटेंड हो चुका है, एंड देन देयर इज नो चॉइस इन एनी क्वेश्चन इन सेक्शन बी। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, पर यदि देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मान लीजिए यही क्वेश्चन उठा के हमने इधर उधर डाल दिया, तो भी क्वेश्चन है कहाँ से, तो देखना वो यदि वो है तो सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मूविंग चार्जेस। ओके, नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नाम से पता चलता है दिस इज फ्रॉम न्यूक्लियाई चैप्टर। न्यूक्लियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, रिमेंबर दैट। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नहीं छोड़ना होता है। वापिस इसमें भी सेम उसने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ दिस, क्रॉस सेक्शन एरिया A connected to a DC source. Under the influence of electric field set up due to a source, the free electron begins to drift in opposite direction. तो भाई ये तो मैकेनिज्म हो गया वो करंट के फ्लो का, तो ये हम जानते हैं, ये कौन से चैप्टर से आ रहा है जहाँ पे हम सब सारी चीजें पढ़ते हैं कि करंट फ्लो कैसे होता है। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, नाउ one more thing, draw the curve showing the dependency of drift velocity. तो drift velocity is a function of relaxation time, हम जानते हैं VD is equal to क्या होता है in Wolf vector form, if you write minus E tau by m। ओके, ध्यान रखना हम लोग को, आगे चीजें आने वाली है। m is the mass of electron. If the DC source is replaced by source whose current changes its magnitude with time is like this, तो ये इक्वेशन तो किसकी आ गई है, ये इक्वेशन तो अल्टरनेटिंग करंट की आ गई है। साइनसॉइडल वेरिएशन है करंट में, where mu is the frequency of variation of current that determine the average drift of velocity of free electron over one cycle। तो भाई इसमें जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमें निकालना पड़ेगा एवरेज करके। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया इसने, इस चैप्टर को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसने मिक्स कर दिया है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं उसी को अप्लाई करना है अल्टरनेटिंग करंट में। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग एवरेज निकालना सीखते हैं, एवरेज वैल्यू निकालना सीखते हैं किसी पर्टिकुलर पैरामीटर का। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन जो है देखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ टॉपिक वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखो जल्दी से क्या है। क्वेश्चन 22, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट सेक्शन y as shown in the figure, ब्लॉक डायग्राम एंड ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म्स ऑफ x एंड y। तो देखिएगा जरा ध्यान से, क्या है ये, आइडेंटिफाई द सर्किट। जो डिवाइस यूज होता है वो क्या होता है, रेक्टिफायर। ओके, अब रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। अब बताओ डीसी अप्लायंस यदि यहाँ लगा है और वो वर्क कर रहा है डीसी करंट पे, तो ऑब्वियसली बात ये फुल वेव रेक्टिफायर होना चाहिए क्या। तो दिस इज एन फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, अब फुल वेव रेक्टिफायर का आपको आउटपुट पता है ऐसा आता है, लेकिन यहाँ डीसी करंट आ रहा है, मतलब कांस्टेंट करंट आ रहा है टाइम के साथ। तो वही सिंपल सी बात है, ये एक रहेगा कैपेसिटर के साथ जो हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं
ओके, तो आउटपुट वेवफॉर्म की बात होगी तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये आफ्टर एक्स का जो आउटपुट होगा वो फुल वेव रेक्टिफायर वाला बनता है। ओके, डोंट वरी, हम डिटेल में इसको देखने वाले हैं। एक्स का आउटपुट होगा और वाई का आउटपुट कुछ ऐसा होने वाला है, इसमें हल्का सा कुछ इस तरह से हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, जो डिटेल वीडियो होगी क्वेश्चन की सॉल्यूशन की उसमें मैं ज़रूर मेंशन करूँगा सारी चीज़ें। तो अभी क्वेश्चन किस टॉपिक से है ये हमें बस बताना था। तो रिमेंबर गाइस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर। तो आप देख पा रहे हैं सेमीकंडक्टर से पहले भी क्वेश्चन आया है, अभी भी एक क्वेश्चन बन गया है। तो दो तीन नंबर का हर चैप्टर से लगभग बनना ही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। अब ध्यान से देखिएगा, इफ द सेंटर टैपिंग इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द डायोड D1 एज शोन इन द डायग्राम, ड्रॉ द आउटपुट वेव फ्रॉम द सर्किट। अब इसने क्या बोला है, सेंटर टैप मतलब इसकी बात हो रही है। यदि मान लो डायोड D1 की तरह इसको लेके आइए, मतलब भाई ये हो गया मेरा सर्किट। ठीक है, तो सिर्फ एक ही डायोड बच जाएगी। अभी देखो डायोड D1 और D2 यदि है तो अभी एट फर्स्ट प्लेस दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन यदि मान लो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो जो भी आउटपुट एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये सर्किट से हट चुका होगा फिर, तो ये बन जाएगा अपना हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, अब हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का वेवफॉर्म हमें ऑलरेडी पता है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। जो भी देखने से देखो डायग्राम पता चल रहा है D1 D2 डायोड सर्किट को यदि हमने देखा तो ये सर्किट जो है ये रेक्टिफायर वाला सर्किट हुआ क्या, हाफ वेव फुल वेव। यहाँ पे दो डायोड होती है, फुल वेव रेक्टिफायर ही है। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर ओनली। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भाई ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, डाइलेक्ट्रिक स्लेब रख दी इसमें T थिकनेस की। तो ये आ गया है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। NCERT में चैप्टर कुछ इस नाम से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट है। नेक्स्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कैसिग्रेन टेलीस्कोप। अब कैसिग्रेन टेलीस्कोप मतलब सिंपल सी बात है। तो why are the types of telescope are preferred over reflecting type telescope। ठीक है, तो कैसिग्रेन मतलब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है और यहाँ पर टेलीस्कोप के बारे में बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन अपना आ गया है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू बी वेरी स्पेसिफिक। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो हम पढ़ते हैं उससे ये क्वेश्चन आया है, ये हमको जरूर बनाना है, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह इसमें गिवन है। तो इन द गिवन डायग्राम कंसीडरिंग द आइडियल डायोड इन विच कंडीशन बल्ब विल ग्लो वगैरह। इस क्वेश्चन सिंपल सा हमें एनालिसिस करना है भाई कौन से चैप्टर से। तो ये वापस किससे आ गया है, सेमीकंडक्टर से आ गया है। ध्यान रखना, बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग को करना होता है, इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि जो VI कैंडिडेट्स है, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें डायग्राम मान लो देखने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए नॉन डायग्राम वाले क्वेश्चन सामने। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26। व्हाट इट सेज, ए बॉय इज होल्डिंग ए स्मूथ hollow नॉन कंडक्टिंग पाइप वर्टिकली which is spherical ball of mass 10 gram carrying current charge this much inside it which is free to move along the axis of the pipe. The boy is moving the pipe from west to east direction, presence of magnetic field 2 टेस्ला। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को हमें समझना है किस पे है। तो बॉल गिवन है, इसका मास गिवन है, बॉल के ऊपर चार्ज गिवन है और एक नॉन कंडक्टिंग स्मूथ मतलब फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है, होलो है, पाइप है, नॉन कंडक्टिंग पाइप है, वर्टिकली उसने रख रखा है। ठीक है, the boy is moving the pipe from west to east direction, presence of magnetic field 2T with what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis, also determine the direction of magnetic field। तो क्लियर कट बात है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन हो गया है अपना कॉम्बिनेशन हो गया मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का। ओके, और नॉन कंडक्टिंग पाइप है। तो लेट मी थिंक, तो
ये क्वेश्चन है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का ही, जिसमें बॉल का वेट जो बैलेंस कर जाएगा अपना मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज से ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन 27 देखो जल्दी से। रे एंटरिंग राइट एंगल प्रिज्म नाम से पता चल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह। तो पहली बात यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है और यहाँ पर ये लाइट कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना हो चुका है। तो ये क्वेश्चन तो बन गया है अपना रे ऑप्टिक्स से, और क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आप लोग को। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वापस TIR जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट इसी का है। द साइड AC ऑफ द वो प्रिज्म इज सराउंडेड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिंग 2/3। तो वही बात हो गई कि भाई सराउंड जो नेक्स्ट मीडियम है यदि वो एयर ना हो कुछ और हो जाएगा तो लाइट के पाथ में क्या फ़र्क पड़ने वाला। तो ये वापस TIR का यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप लोग आसानी से इसको कर पाओगे। हम इसको सॉल्यूशन में चेक करेंगे चीज़ों को। ड्रॉ द रे डायग्राम टू रिप्रेजेंट द पार्ट फ्लो बाय इंसिडेंट विथ करस्पॉन्डिंग एंगल वैल्यूज़। ये सेम पार्ट है उसी का, उसने कुछ डेटा दिया है। देखिए अब ऐसा होता है कि भाई यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। इट मीन्स ऐसा होगा कि कहीं पर यदि मान लो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है जो हमें जनरली नहीं पता, हम नहीं रखते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, तो वो प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि दे सेड दैट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेंशन द यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। वापस ये VI कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अब देखिए ये वापस फेमस क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आता ही है। स्टेट गॉस थ्योरम इन एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन मतलब मैं सदियों से पेपर में आता हुआ देख रहा हूँ। स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ये 1 मार्क के लिए जाने वाला है, हाफ भी हो सकता है। यूजिंग दिस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल सी बात है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और टॉपिक क्या हो जाएगा अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये तो एक क्वेश्चन पैटर्न बन चुका है, ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा था कि भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन पैटर्न ही है, ये ध्यान से समझिए। कुछ आए ना आए गॉस थ्योरम का एक क्वेश्चन जरूर फंसता है एग्जाम में। नेक्स्ट वापस एक अच्छा पॉइंट है कि भाई यदि मान लो इनकेस नहीं पता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी हो, ये वापस इंपॉर्टेंट बात होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा अपने आप में बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। जिससे असाइनमेंट पूछ लेते हैं लोग। यूजिंग गॉस लॉ, अब देखिए जरा ध्यान से, बात वहीं आ गई घूम फिर के कि 28 क्वेश्चन। अब जानते हैं आप लोग कि यहाँ पर क्वेश्चन था सेक्शन सी, ईच क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। यस, तो अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन 28 का पार्ट 1 करो या पार्ट 2 करो, तो ये क्वेश्चन यदि 1 मार्क का है तो ये वाला जो डेरिवेशन है ये 2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे होता है, ये 1 मार्क का होगा तो ये 2 मार्क्स का होगा। टोटल 3 मार्क्स ये देने वाला है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हाफ मार्क का ऐसा यूनिट, इससे ज़्यादा आप CBSE बोर्ड में एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। हाँ, तो ये वो देख लीजिएगा वापस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो वही एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, सेम है। सेक्शन D पे आते हैं जो कि स्कोरिंग है। 4 मार्क का हर क्वेश्चन होने वाले से 2 क्वेश्चन है बस हमारे सामने। अब ये तो देखो कि बढ़िया बात है कि भाई कैस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और उन्होंने टॉपिक ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ से हमने कितने क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रूव हो चुका है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस यहाँ पे आने वाले हैं और यहीं से आगे की पूरी फिजिक्स डिराइव होती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का शुरुआत इस चैप्टर से होता है कि कोई चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लो चार्ज मूव करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कंबाइन इलेक्ट हो रहे हैं तो लोरेंज फोर्स लगने वाला है उसके ऊपर ना। ये सारी बातें पूरा पैराग्राफ पढ़ के हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है चार्ज पार्टिकल। हम जानते हैं इसमें क्या होने वाला है, QVB sin 90 इज इक्वल टू mv² बाई आर। ये फैक्ट हम ध्यान रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा इसको,
सेंट्रीपिटल फोर्स, सारे इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28 तो क्लियर हो चुका है कौन से टॉपिक से है, जो हमारा इस वीडियो का मेन एजेंडा है। ओके, सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब इसमें ये 4th क्वेश्चन की चॉइस दिया है, तो ये करना है या फिर ये करना है, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट वापस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये वापस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है। टेक केयर ऑफ दिस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने कहा था ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको करना ही करना है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इमिटर में आता है ये, जो हमें लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में जानकारी देता है कि लाइट बिहेव्स लाइक इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्या बिहेव कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हम लोग को, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम नेक्स्ट वीडियोस में चेक करने वाले हैं, बताने वाला हूँ सारी चीज़ें डिटेल में। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन ई पर, जो हर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, या 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 से 15 नंबर का देगा। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए 16 नंबर से शुरू हुआ था, सेक्शन ई जो है वो 15 नंबर पे खत्म हो रहा है। तो लगभग दोनों ही क्वेश्चन, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन करना है बस हमें टीम। क्वेश्चन भी शायद क्वेश्चन तो 3 ही होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में जरूर कुछ ऑप्शन होगा। अब देखिए ध्यान से, 31st क्वेश्चन कौन सा आ गया है, तो राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। हम जानते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, एंड प्लॉट देयर IV कैरेक्टरिस्टिक। राइट टू लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, प्लॉट देयर IV कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ओम्स लॉ से IV ग्राफों को बनाना है जहाँ पे ओम्स लॉ ओबे होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक जो आने वाला है अपना चैप्टर, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी, हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी हैविंग इंटरनल डिस्टेंस, रूम टेम्परेचर इतना है, व्हेन सेटल्स फॉर अ फ्यू सेकंड, स्टडी वैल्यू, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी इटसेल्फ, देयर इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द इज 320 इज अटेन्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये वही हो गया है, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में देखना है। टॉपिक में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से वापस एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और कुछ क्वेश्चंस ऊपर भी देखे हमने। तो आई थिंक ये 6 से 7 नंबर का ही चैप्टर जा रहा है अपना, इट्स प्रेजेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, और मोर और लेस यही से रिपीट होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग दैट क्वेश्चंस रिपीट होने वाला है, क्वेश्चंस का पैटर्न कि जिस चैप्टर का जितना वेटेज है वो एज इट इज़ रहता है, ध्यान रखिएगा। और वापस देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो इन केस हम ये क्वेश्चन नहीं हिट कर पाते, तो फिर आपके पास प्लान बी है। प्लान बी मतलब और में जो क्वेश्चन आ रहा है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉज ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए, ये अपना आता है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, जो मीटर ब्रिज होता है हमारे पास, उसका प्रिंसिपल बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आसानी से 2 इक्वेशन लिख के हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये टोटल 4 नंबर का है यहाँ पर, सॉरी 5 नंबर का है। तो ये इसको देंगे 2 मार्क, और नीचे वाले क्वेश्चन को देने वाले हैं 3 मार्क। आप इसका जो मार्किंग स्कीम है जो मैं शेयर करने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, आप जरूर उससे मैच कीजिएगा। ओके, सो लेट्स मूव। चैप्टर सेम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही है। ऊपर वाला क्वेश्चन पहले पार्ट बी पढ़ लेते हैं। ए वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस इज बेंट इन अ शेप ऑफ सर्कल। ठीक है, रेजिस्टेंस इतना डिटरमाइन द करंट फ्लो। वही बात हो गई कि भाई ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, और वी आई कैंडिडेट्स वही दिया है, किरचॉफ लॉ का इक्वेशन बैलेंस करके हम लोग को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर। वापिस ये एक अपने आप में एक सदियों से आने वाला क्वेश्चन है, डिवाइस है AC जनरेटर का ऑपरेशन। फिर मैं बता रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, AC जनरेटर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि AC जनरेटर है तो चैप्टर AC हो गया, ध्यान रखना चैप्टर इसके पहले वाला आता है। चैप्टर जो हम इसमें पढ़ाते हैं ये आता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे ही दोनों चैप्टर जनरली साथ में वो लोग लिस्टिंग करते हैं, AC एंड EMI। तो ध्यान रखिएगा, ये EMI बोलते हैं शॉर्ट में इसको। ओके, जिसमें फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह हम पढ़ाते हैं, तो उससे AC जनरेटर कैसे काम करे ये हमको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सेकंड, अब 32 नहीं होता तो उसके और में देखो, उसके और में उन्होंने सेम टॉपिक से दिया है।
तो डिवाइस, हाँ देखिए जरा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ए डिवाइस। कोई बात नहीं, ये कौन सा डिवाइस भी चेंजेस लो एसी वोल्टेज टू हाई एसी वोल्टेज, बस हिंट मिल गई। यदि आपने अभी तक पढ़ा होगा तो आप जान गए होंगे कि ये ट्रांसफार्मर से आ रहा होगा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो वापस ये एक डिवाइस हो गया। अभी इस क्वेश्चन में 3 डिवाइस आपको बता चुका हूँ। एक व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जिससे मीटर ब्रिज बेस होता है, एक हो गया अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिससे ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, एक हो गया रेक्टिफायर, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूछा एसी डायग्राम, और अगले क्वेश्चन में आ गया ट्रांसफार्मर। ये चीज़ें फिक्स्ड है, इन 4-5 को हम लोग करके रखेंगे, और भी आ गया है, मैं लिस्टिंग जरूर करवाने वाला हूँ, तो आप क्वेश्चन हिट कर जाओगे। अब देखो यहाँ पर ये 5 नंबर की बात हो रही है, छोटे छोटे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें तो इसने पूरा डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, तो ये वही प्रिंसिपल जो हम पढ़ते हैं थ्योरी में वो पूछा है इसने। सेकंड इसी के पार्ट में पूछा है राइट इन इट 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉसेस, तो ये वापस फेमस क्वेश्चन होता है एनर्जी लॉस, है ना, ये ध्यान रखना हम लोगों को, जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा आप ये बातें। और ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लो इनपुट टू हाई वोल्टेज, डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, सो आंसर इज नो, क्योंकि यदि वोल्टेज बढ़ा देता है तो ऑटोमेटिकली करंट कम हो जाता है, जिसके रिजल्ट में पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। ओके, अब देखिए वापस एक ऑप्टिकल डिवाइस में आ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। हाँ, टॉपिक वही सेम है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, सेम टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ए जायंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन हो गया वापस। दिस टेलीस्कोप तो हमें डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ एनालिसिस है तो हम लोग समझ गए कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। टेलीस्कोप से क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। इसके बाद में वापस ये ऑप्टिकल डिवाइस ही होगा, यहाँ पर इसने माइक्रोस्कोप पूछ लिया है, ये भी हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस में। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि भाई यदि मान लो बंदे ने टेलीस्कोप नहीं पढ़ा है और माइक्रोस्कोप पढ़ा तो उसके लिए चॉइस है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप दोनों में से कोई एक करके आओ। इन केस यदि मान लो कंपलसरी पार्ट में डाल दिया माइक्रोस्कोप को तो हमें पता ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स लूज़ करना पड़ सकता है। ओके, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों आप पढ़िएगा। चलिए, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 33। तो आई थिंक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होने वाली है यदि आपने ध्यान से इसको देखा हो तो। यदि मान लो वीडियो लेंथ लगे तो प्लीज़ इसको 1.5x पर जरूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियोस जरूर देखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल जो मेरा है उसकी लिंक मिल जाएगी, और ये दोनों PDF मिल जाने वाली है, PDF ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ध्यान रखना, ये CBSE बोर्ड की बात की है फिलहाल मैंने, और इसका मार्किंग स्कीम, ठीक है ना। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी, प्लीज़ चेक कीजिएगा। और चैनल को अपने, ये जो वीडियो है इसको आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए और राइट डायरेक्शन में उनको जो है इंस्पिरेशन मिल जाएगी कैसे हम लोग को करना है। और बिल्कुल वाइब्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं यदि पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो। सो